हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की चैप्टर 5 किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। पहले के किंगडम्स कैसे होते थे, क्या किंग का रोल होता था, रिपब्लिक कैसा था, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। This chapter explores the emergence of kingdom, that role of kingdom, and the development of the early republic in ancient India, focusing on the period from around 600 BC to 400 BC. हम लोग मेनली 600 BC से 400 BC तक जितने भी चीज़ें हुई, जो भी इमर्ज हुए किंगडम्स, रोल क्या रहा, उसके बारे में जानेंगे। इमर्जेंस ऑफ किंगडम, किंगडम कैसे इमर्ज हुई। मेनली किंगडम्स में जनपद होती थी, महाजनपद होते थे। महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड थे। डिफरेंट महाजनपद का डिफरेंट रोल था। तो जनपद क्या था? द अर्ली स्टेट और टेरिटरीज रूल्ड बाय द किंग रेफर टू एज जनपद। द टर्म कम्स फ्रॉम जना मीनिंग पीपल और पद मीनिंग फुट, इंडिकेटिंग लैंड वेयर पीपल सेट देयर फुट। तो जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद एक ऐसा टेरिटरी होता है जहाँ पर किंग जो था वो रूल करता था अपने टेरिटरी को, और वहाँ के पीपल जो थे वो वहाँ पर रहते थे। इंडिकेटिंग दैट लैंड वे पीपल सेट देयर फुट, जहाँ पर पद मतलब फुट। तो जनपद, जन मतलब लोग और पद मतलब फुट, तो जहाँ पर जन अपना पैर रखते थे मतलब रहते थे, उसको जनपद कहा जाता था। महाजनपद क्या होता था? एट टाइम प्रोग्रेस सम जनपद ग्रू इन साइज एंड पावर बिकेम पावर एंड बिकमिंग महाजनपद। जैसे जनपद धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, सिटीज़ ये सब अर्बनाइजेशन आने लगा, जैसे कि अभी के समय में। बट वहाँ उस समय में क्या था, छोटे छोटे जनपद जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। 16 की महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद से क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंक्लूडिंग नोटेबल वंस लाइक मगध, कोसाला, वत्स, अवंती, ये सब जो थे ना, ये सब बहुत मेन महाजनपद थे। मगध का कैपिटल कहाँ है? राजगृह था, और जिसको लेटर पाटलिपुत्रा के नाम से भी जाना जाता था। कोशाला का कैपिटल कहाँ था? श्रावस्ती। वत्सा का कौशंबी, और अवंती का उज्जैन। ये चार के बारे में तो आपको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए कि टोटल देवर 16 महाजनपद, बट द 4 important महाजनपद आर, फर्स्ट वन इज मगध हुज कैपिटल वॉज राजगृह, जिसको लेटर पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सेकेंड कुशाला था, उसका कैपिटल श्रावस्ती। थर्ड वत्सा, जिसका कौशंबी था, और अवंती का उज्जैन था। द रोल ऑफ किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो महाजनपद जनपद के जो किंग्स होते थे वो उनका रोल क्या होता था, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। राजस्व एंड अश्वमेध यज्ञास, रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय किंग्स टू असर्ट देयर डोमिनेंस एंड डिवाइन सपोर्ट। द अश्वमेध यज्ञ इन्वॉल्व्ड लेटिंग अ हॉर्स रोम फ्रीली विद द लैंड इट ट्रैवर्स्ड बीइंग क्लेमिंग बाय द किंग। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किंग कैसे उसको रन करते थे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो था फीचर था एडमिनिस्ट्रेशन का, राजस्व या अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता था, घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था, और अगर वो जाके दूसरे के टेरिटरी में घुस गया तो फिर फाइट होता था, और वो फिर जो टेरिटरी था वो फिर उसका हो जाता था, किंग का हो जाता था। तो डिफरेंट अश्वमेध यज्ञास भी परफॉर्म हुआ करता था उस समय, जिसमें हॉर्स वर लेफ्ट फ्रीली, दे यूज टू रोम विद द लैंड एंड इट ट्रांसफर्ड बीइंग द क्लेम्ड बाय द किंग। जहाँ पर अगर घोड़ा घुस गया दूसरे के टेरिटरी में तो वो फिर उसका टेरिटरी हो जाता था, किंग का। टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स भी चलता था उस समय में। फार्मर्स जो थे वो अपना टैक्सेस कलेक्ट करते, फार्मर से टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, और फिर उसका जो यूज़ होता था वो किंग के लाविश लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। टैक्सेस वर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग किंग्स आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर था। अभी भी समय में हम लोग देखते हैं कि टैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हमेशा गवर्नमेंट बोलती है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो उस समय भी टैक्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। किंग और आर्मी को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? आप जब तक पैसा कलेक्ट नहीं कीजिएगा नहीं मिलेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसा होता था महाजनपद और जनपद में?
वो लोगों का मेनली जो ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर, ट्रेड या क्राफ्टमैनशिप, ये सब वो लोग करते थे। एग्रीकल्चर में वो लोग क्या क्या ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे, बार्ले, राइस, पल्सेस, ये सब जो था वो मेन स्ट्रे था उनका इकोनॉमिक क्रॉप ग्रो करने का, वीट, बार्ले, राइस एंड पल्सेस। ट्रेड भी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्लरिश करना स्टार्ट हो गया था, कॉइन्स यूज़ होने लगा था। तो कॉइन जो है, कॉइन जो पाया गया वो एक बहुत प्रेवलेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ट्रेड फ्लरिश करने लगा था किंगडम्स में। क्राफ्टमैनशिप हम लोग देखते हैं कि ब्यूटीफुल पॉटरी, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, टूल मेकिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और अरब्स जो थे वो आके इन्वेट करते हैं, ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों का स्पाइसेस बहुत रिच हुआ करता था। तो उन लोगों को स्पाइसेस, जब वो लोग आए, वो लोग खाए खाना तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो लोग क्या किए, फिर वो लोग स्पाइसेस को इन्वेजन करने लगे, यहाँ से ले जाके वहाँ ले जाने लगे। तो मेनली वो लोग एक जो पर्टिकुलर वे होता है ट्रेड करने का वो नहीं किए, बट जबकि वो लोग इन्वेजन स्टार्ट कर दिए। एक सोशल हायरार्की भी देखने को मिला था जनपद महाजनपद में। सोसाइटी जो था वो वर्ना सिस्टम्स में डिवाइडेड होने लगा था। वर्ना सिस्टम होता है कास्ट सिस्टम, जिसमें शूद्र, वैश्यास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ये सब टाइप में डिस्टिंक्ट रोल जो था वो डिवाइडेड था। बट पहले के समय में क्या था, रोल ऐसे डिवाइड नहीं होता था। जो लोग जिसमें मेरिट में था उस तरीके से उनको उस कास्ट दिया जाता था। अगर वो इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, अगर वो शूद्र है बट उसका बच्चा जो हुआ वो बहुत पढ़ा लिखा रहता था, तो उसको ब्राह्मण में कन्वर्ट वो हो जाता था। तो जो जैसा मेरिट था पहले वो वैसे कन्वर्ट हो जाता था और उस तरीके से उनकी ड्यूटीज़ लगती थी। बट फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ चेंज होने लगा और फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया और अगर आप शूद्र हैं तो वो हेरिडिटरी रिजीम हो गया था कि फिर उसका बेटा भी वही रहेगा। Early Republic Ghana Shanghas early from the Republican government where power was shared among members of assembly. Notable example like Vaji Shangha where decisions were made collectively by the assembly. एक गना संघा हुआ करता था, एक मतलब एक आपको कहीं भी डिसीजन लेना है तो अभी के समय में आप देखते हैं कि जुडिशरी है, कोर्ट है एक प्रॉपर, तो उस समय भी क्या था, संघ था, गना संघा कहा जाता था। वो एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन गवर्नमेंट की तरह था और इसमें मेंबर्स थे डिफरेंट असेंबली के और सब मेंबर्स एक डिसीजन लेते थे और एक नोटेबल कंक्लूजन पे आते थे और फिर उसी अनुसार जो था निर्णय लिया जाता था और डिसीजंस दिया जाता था। Structure: The Ghana Assembly had mainly members who deliberated and decided on issues collectively. Chiefs were chosen and powers were not centralized. तो पहले के समय में जो था पावर सेंट्रलाइज नहीं था। सेंट्रलाइज कहने का मतलब क्या है कि एक इंसान के पास पावर नहीं था, ये डिसेंट्रलाइजेशन था। डिफरेंट मेंबर्स थे और डिफरेंट मेंबर्स कलेक्टिवली किसी इशू पे निर्णय लेते थे। ऐसा नहीं था कि एक इंसान निर्णय ले रहा है या किंग जो है वो निर्णय ले रहा है। हेरिडिटरी रिजीम या डिवाइन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या था डिवाइन थ्योरी, ये सब चीज़ अभी देखने को आपको नहीं मिल रहा है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन हो रहा है, कोई ऐसा मोनार्कियल रिजिड मोनार्कियल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। राइज ऑफ मगध, मगध का राइज होने लगता है। मगध का राइज क्यों होता है, क्योंकि उसका आप देखिएगा कि जो लोकेशन है मगध का वो नॉर्दर्न साइड में और वहाँ पर जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो काफ़ी रिच है, जिसके वजह से ट्रेड रूट्स जो था वो भी अच्छा था। क्योंकि वो देखिए आप नॉर्थ में देखिएगा तो बहुत सारे सीज रूट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप बंगाल चल जाइए तो बंगाल तो बहुत लोग जो थे ब्रिटिशर्स जो थे वो भी बंगाल में आके ट्रेड करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड था वो काफ़ी रिच था बंगाल का। लोकेशंस जो था वो ट्रेड रूट्स भी हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा था। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं बंगाल के समय में ही कि जो इनलैंड ट्रेड रूट्स था या सी ट्रेड रूट्स था वो काफ़ी कनेक्ट करता था डिफरेंट वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो आके यहाँ पर इन्वेड किए, तो उस समय भी ऐसा था। और पहले के समय में भी मगध इसीलिए राइज करता है क्योंकि उसका फर्टिलिटी ऑफ लैंड बहुत अच्छा था। और पहले के लोग मेनली उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। तो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से कलेक्ट होता था। तो एक ये बहुत जोग्राफिकल एडवांटेज था मगध को। स्ट्रॉन्ग रूलर्स कौन कौन थे मगध रीजन के? बिम्बिसार, अजातशत्रु एक्सपैंडेड द किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंसेस। तो मगध रीजन, जो मगध एम्पायर बिल्डअप हुआ, उसके 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। पहले थे बिम्बिसार और सेकेंड थे अजातशत्रु। पाटलिपुत्रा बिकेम इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। जो सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्रो अप हुए मगध रीजन में वो थे
पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा जो था वो सब तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर इमर्ज हुआ, वेदर इट वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर। की टर्म्स हम लोग देखेंगे जनपद। जनपद क्या होता है? अर्ली टेरिटोरियल स्टेट्स को जनपद कहा जाता था। जन मतलब लोग, पद मतलब फुट। जो इंसान अपना फुट रख देते थे वो टेरिटरीज में, तो उसको जनपद कहा जाता था। धीरे धीरे जनपद लार्ज होने लगा क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा, उसको हम लोग महाजनपद कहने लगे। राजस्व योजना क्या था? हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था। हॉर्स अगर जाके दूसरे के टेरिटरी में घुस जाता था, अगर उसको कोई दूसरा टेरिटरी का राजा नहीं रोक पाता था, तो फिर वो उसका टेरिटरी हो जाता था। एक ये रिचुअल था। अश्वमेध योजना था, इसमें आपको टेरिटोरियल एक्सपेंशन था। राजस्व योजना में भी था, रॉयल अथॉरिटी आपको गेन करना था। गणा संघा क्या था? असेंबली था जहाँ पर एक सेट ऑफ पीपल जो थे वो बैठते थे और एक कलेक्टिव डिसीजन लेते थे किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि कलेक्टिव डिसीजंस लिया जा रहा था, डिफरेंट मेंबर्स थे इसके। तो ये की टर्म्स था। तो इसी तरीके से हम लोग चैप्टर 5 ख़त्म कर चुके हैं क्लास 6 की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर 6। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।